कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि लेट से जिंक है, और जिंक को मैं कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, और वो रिएक्ट करके जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो कॉपर आयन है Cu2+, वो आपका Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अभी इस पूरी इक्वेशन में अगर देखा जाए तो आप ये देख सकते हो कि जिंक के ऊपर जो चार्ज है वो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिंक ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठा हुआ है और ना ही जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए हैं। तो दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर अभी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी जिसके जितने इसके अंदर मौजूद हैं वो दोनों यहाँ पे इक्वल हैं, और इसीलिए इस पर नेट चार्ज ज़ीरो है। ओके, ऐसी कॉपर ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखे हैं जिसके कारण इसके ऊपर 2+ चार्ज है। तो दैट मीन्स कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो जिंक है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो ये जो प्रोडक्ट साइड है उसमें आप देखो कि जिंक के ऊपर 2+ चार्ज है, जिसका मतलब ये है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखे हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +2। और ऐसे यहाँ पे कॉपर को आप देखोगे तो कॉपर पे अभी फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये देखने में साफ लग रहा है कि इसने मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो दैट मीन्स कि इसने ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखे इस कंडीशन में। ओवरऑल जो रिएक्शन के अंदर हुआ वो हुआ, बट एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर केस के अंदर यानी यहाँ पे क्या कॉपर के पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स जितने इसके पास पहले से थे क्या उससे ज़्यादा या कम है? तो यहाँ पे अभी भी इसके अंदर एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। दैट मीन्स इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज ज़ीरो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो है। तो अभी हुआ क्या इसके अंदर कि जिंक जो है वो आपका जिंक से ये Zn2+ में कन्वर्ट हुआ। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को मैं कंपेयर करूं तो आप देखोगे कि जिंक जो है जिस पे चार्ज पहले ज़ीरो था वो अब चार्ज अब +2 में कन्वर्ट हुआ है, और कॉपर आयन जिस पे चार्ज +2 था कॉपर पे वो आपका +2 से ज़ीरो हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका चार्ज अगर ज़ीरो से राइट साइड में बढ़ रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और ज़ीरो से नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए चार्ज जिंक पे पहले ज़ीरो था और वो +2 हुआ है, दैट मीन्स कि ज़ीरो से +2, दैट मीन्स कि प्लस की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स इसको हम लोग जिंक जो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। और कॉपर जो है यहाँ पे इसने 2+ चार्ज था इस पर, वो Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हुआ है। दैट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, ये ज़ीरो से सॉरी ये +2 से ये ज़ीरो की तरफ आया हुआ है। दैट मीन्स कि ये नेगेटिव के डायरेक्शन में ये इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो कुछ और एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। इस इक्वेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि जिंक ने अपने चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज़ किया हुआ है, यानी कि वो राइट साइड में उसका चार्ज बढ़ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर का जो चार्ज है जो कि +2 था वो नेगेटिव के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी इसका रिडक्शन हुआ है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, तो हम लोग इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेके हम लोग समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। ओके, तो लेट से कोई और एग्जांपल लेता हूँ मैं कॉपर का और सिल्वर का। तो लेट से हम लोग ने पहले कॉपर ले लिया, और वो कॉपर सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करके यानी कि Ag+ के साथ रिएक्ट करके आपका Cu2+ आयन फॉर्म कर रहा है और सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है Ag में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर पे अगर अभी चार्ज में कंपेयर करूँ तो कॉपर पे अभी चार्ज ज़ीरो है, सिल्वर पे चार्ज +1 है, यहाँ पे कॉपर पे चार्ज +2 है, और यहाँ पे सिल्वर पे चार्ज ज़ीरो है। तो यहाँ पे कॉपर का जो चार्ज है वो ज़ीरो से +2 हुआ है, ज़ीरो से +2 यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा, तो दैट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे सिल्वर पे चार्ज +1 से ज़ीरो हुआ है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। तो इस पूरे इक्वेशन को अगर देखा जाए तो कॉपर जो है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है
तो कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और सिल्वर ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने आप को रिड्यूस किया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना हमारे को पड़ रहा हो और पहले से कुछ समझ में ना आ रहा हो। कुछ ऐसे इक्वेशंस लेते हैं हम लोग जहाँ पे हमारे को कैलकुलेट करना पड़ रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं CH4, लेट से CH4 मीथेन है, और मैं यहाँ पे इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। और आपको पता है कि ये रिएक्ट होने के बाद CCl4 फॉर्म करता है, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बैलेंस इसको कर लेते हैं, चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको। और साथ में क्या निकलेगा यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितने, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो जब आप मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये फॉर्म करता है। तो क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है? रिडॉक्स है, तो उसको पता लगाने के लिए हमको सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि किस एलिमेंट ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ किया है और किसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले कार्बन का निकालते हैं हम लोग, कार्बन का। ओके, इसमें अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको पहले ये इसमें किसी भी मॉलिक्यूल का आपको कुछ नहीं पता। तो अब किसी भी मॉलिक्यूल का आपको कुछ नहीं पता, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको ये सब निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि जितने भी फ्री मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, उन फ्री मॉलिक्यूल्स पे जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। यानी कि अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल की बात करूँ CH4, तो ये पूरा एक सिंगल फ्री मॉलिक्यूल है और इस पूरे सिंगल फ्री मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज मुझे ना +1 दिखाई दे रहा है ना -1 दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स कि नेट चार्ज इस पर ज़ीरो है। और अगर नेट चार्ज ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अगर मैं चार्ज को ऐड कर रहा हूँ तब जाके मुझे ये ज़ीरो मिल रहा है। यानी कि पूरे के पूरे CH4 मॉलिक्यूल का जो चार्ज है वो ज़ीरो है। तो अब यहाँ पे अगर CH4 मॉलिक्यूल का अगर नेट चार्ज ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर इसमें क्या इनमें कार्बन और हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। तो आंसर नहीं, ये आंसर ये है कि इस पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पे ही चार्ज है, बट इन दोनों का सम ज़ीरो आ रहा है। तो वो कैसे हो सकता है? तो वो ये है कि हाइड्रोजन पे जो जनरली चार्ज होता है वो +1 होता है, यानी हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है किसी भी नॉन मेटल के साथ। तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है? तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया। और ऐसे 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन को अगर मुझे निकालना है कि कार्बन के पास एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन है इसने गेन कर रखे हैं, तो यहाँ पे कैसे मानना पड़ेगा मेरे को? मैं इसको x मान लेता हूँ, लेट से x। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो 4 हाइड्रोजन मिलके यानी कि 4 × 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। यानी कि 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 1 लूज़ कर रहा है, तो 4 × 1 हो गया यहाँ पे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लूज़ हुए। एक हाइड्रोजन ने 1 लूज़ किया, 4 हाइड्रोजन ने 4 लूज़ किया, और इन दोनों को सम करेंगे हम लोग तो ज़ीरो आएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये हाइड्रोजन क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1, और 4 हाइड्रोजन है तो सबका अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करूँ तो +1 × 4 यानी कि ये +4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, कार्बन का मुझे नहीं पता ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे ये पता है कि दोनों का सम ज़ीरो आ रहा है, तो यानी कि कार्बन का x हो गया, इन सब का मिला के 4 हो गया, और वो आपका ज़ीरो के बराबर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज़ x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4। तो यहाँ पे जो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर वो -4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का मैंने ये जनरली आपको बता दिया कि +1 होता है। अभी जनरली कैसे होता है ये आपको कैसे पता लगाना है जनरली क्या होता है? तो आप ये याद रखो कि जो ज़्यादा जिसके पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, जो इन दोनों में ज़्यादा बड़ा नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो यानी उस पर चार्ज नेगेटिव का आएगा। और जो इन दोनों में मेटालिक कैरेक्टर को रख रहा होगा, यानी इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं और इन दोनों को कंपैरिजन में जिसके पास मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा हो उस पर चार्ज पॉजिटिव का आएगा। अब जैसे यहाँ पे दोनों ही नॉन मेटल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे होंगे, और इन दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो एबिलिटी है दोनों की सेम है। इसका मतलब ये कि अगर इस पे भी नेट चार्ज ज़ीरो होगा, नेट ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों एटम का ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन नहीं कर रखा। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों पे जो चार्ज आएगा वो ज़ीरो होगा। यानी एक क्लोरीन की बात करूँगा तब भी उसका फॉर्मल चार्ज ज़ीरो होगा। ऐसे ही कार्बन टेट्रा क्लोराइड है मान लीजिए यहाँ पे,
तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो मुझे पता है कि इन दोनों में, कार्बन और क्लोरीन में, ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्लोरीन के पास है, क्योंकि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो यानी क्लोरीन और कार्बन में ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्लोरीन के पास है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा राइट साइड में आता है पीरियोडिक टेबल में, और कार्बन जो है आपका वो लेफ्ट साइड में आता है। तो यहाँ पे अगर कार्बन की बात करी जाए तो कार्बन यहाँ पे इन दोनों में मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा और क्लोरीन नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा। तो कार्बन पर जो चार्ज है मुझे उसे को निकालना है, तो यहाँ पे इसको मैं x मान लेता हूँ कार्बन के चार्ज को, और क्लोरीन के पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो दैट मीन्स कि 4 क्लोरीन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे। यानी एक क्लोरीन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 हो जाएगा। तो 4 क्लोरीन को अगर मैं निकालना है तो 4 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के -1 × 4 हो जाएगा ये। और इन पूरे मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0 है, तो मैं इसको 0 के बराबर रख लेता हूँ, यानी सबका ऑक्सीडेशन नंबर मिला के 0 आएगा। कार्बन का x मान लिया मैंने, 4 क्लोरीन का मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +4। ठीक है, तो कार्बन पर जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है वो +4 आ रहा है और क्लोरीन पर जो चार्ज है वो -1 है। इन द सिमिलर वे हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा -1 और हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा +1, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैंने हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल लिया है। अब मुझे ये पता लगाना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है कैसे पता लगाएंगे? अगेन आपको मैंने बताया कि 0 अगर कोई इस जिसका फॉर्मल चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा, वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और जिसका फॉर्मल चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो कार्बन का देखिए, कार्बन -1 से +4 हुआ है। -1 से +4 का मतलब कि इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो राइट डायरेक्शन में बढ़ा है, वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। इन द सिमिलर वे अगर मैं क्लोरीन का कंपेयर करूँ तो क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज पहले 0 था, वो 0 से अब कितना हो गया, यहाँ पर भी देखिए -1 हुआ है, यहाँ पर भी वो -1 हुआ है। इसका मतलब मैं किसी भी जगह पे अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन 0 से -1 का मतलब कि वो नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि इसका रिडक्शन हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का आप कंपेयर कर सकते हो और इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हाँ, अगर वो एक आयोनिक कंपाउंड है या आयोनिक मॉलिक्यूल है तो आप इस पे, जैसे मैं यहाँ पे सबका फॉर्मल चार्ज मैंने इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का 0 रखा था, तो कोई भी आयोनिक मॉलिक्यूल होगा तो आप उस पर जितना भी चार्ज आ रहा होगा उसको इसके इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट से मेरे पास SO4 सल्फेट आयन है, SO4 2-। अब मुझे सल्फर का नहीं पता कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इस SO4 2- में कितना है। हाँ, लेकिन ये पता है कि इस पूरे मॉलिक्यूल पे -2 चार्ज आ रहा है, तो इसका जो पूरा इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो -2 के इक्वल होगा। -2 का मतलब जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑक्सीजन के पास है। तो मुझे सल्फर का मैं x मान लेता हूँ, और ऑक्सीजन का जो है वो लेट से -1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो -2 है। -2 कैसे? क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब जाके उसका आउटर मोस्ट शेल फिल होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसको, तो ऐसे 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो -2 × 4, और इसका ओवरऑल चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, ये -2 के बराबर। सल्फर का मैंने x मान लिया, एक ऑक्सीजन का -2 है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल, तो -2 × 4, तो चारों का ऑक्सीडेशन नंबर मिला के -2 × 4 हो जाएगा, और सल्फर का x हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2 इधर आके +8 जो है आपका +8 हो जाएगा, और +8 -2 यानी कि ये +6 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से जो सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा वो +6 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का -2। यानी जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दिखाते हैं यहाँ पे, तो एक एटम का लिख के दिखाते हैं, यानी एक एटम पे 4 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन एटम का लिख के दिखाना है, जिससे आपको पता चले कि उस पर्टिकुलर एक एटम के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप कंपेयर भी एक एटम का ही कर रहे हैं, लेफ्ट रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ एक एटम को ही आप कंपेयर कर रहे हैं, तो इससे आपको पूरी कहानी का पता चल जा रहा है। तो ऐसे ही और कुछ एग्जांपल्स आप लेके समझ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ओके।